सोशल मीडिया पर कई दिन से गूगल मैप का ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और मुझे भी सैकड़ों मैसेजेस आ चुके हैं कि इसकी रियलिटी आपको एक्सप्लेन करूं। इन वीडियोस के अंदर लोगों का कहना है कि ये जगह जो साउथ अमेरिका के अंदर साउथ एंड के बिल्कुल करीब है, जिसे टेरिया दिल फोगो रीजन कहा जाता है, जो कि चिली और अर्जेंटीना मुल्क के बीच में है। यहाँ पर सैटेलाइट व्यू से देखने पर हम कुछ अजीबोगरीब किस्म के स्टैनिक फेसिस और शेप्स को नोटिस कर सकते हैं, जो या तो याजूज माजूज के कैद होने की जगह यानी एक बड़ी दीवार हो सकती है जो कि बाकी दुनिया से इस वक्त बिल्कुल अलग थलग एक जगह पर छुपी हुई है, या फिर ये दज्जाल के कैद होने की जगह है जो कि बाकी दुनिया से पुरस्रार तौर पर खुफिया रखी गई है। पर दोस्तों, दोनों ही सूरतों में मसला ये है कि डिटेल में जाने से पहले ही दोनों जगह लॉजिक्स के अंदर फेल हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का आसमान से देखे जाना कोई सेंस नहीं बनाता। मिसाल के तौर पर अगर दज्जाल किसी जगह पर कैद है तो क्या इसकी इमेज आसमान से सैटेलाइट से नजर आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो भी इंसानी शक्ल के अंदर दुनिया के सामने आएगा। और अगर याजूज माजूज की बात करें तो वो दर हकीकत एक टाइम के अंदर यूएसएसआर का हिस्सा रहने वाले मुल्क के दरबंद के इलाके दागिस्तान के अंदर वो दीवार मौजूद है जो कि सदियों पहले टूट चुकी है। इस तमाम सिनेरियो को मैं अपनी 3 वीडियो के पार्ट्स की सूरत में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि आप अगर देखना चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। और वैसे भी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर याजूज माजूज की दीवार खुफिया है और इसको क़यामत से पहले ज़ाहिर होना है तो तब तक बाकी दुनिया से इसको छुपा कर रखा गया है, तो सैटेलाइट के अंदर आज इसको देखने का मतलब ये हुआ कि वो तो आज़ाद हो चुके हैं, या माज़अल्लाह खुदा के प्लान के अंदर कोई ग्लिच आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक दज्जाल की बात है तो हदीस मुबारका के मुताबिक वो मदीना से मशरिक के अंदर आज भी किसी जगह पर मौजूद है, ना कि साउथ अमेरिका के अंदर। और मदीना के मशरिक के अंदर आप देखते हैं कि खुरासान के इलाके से इसके निकलने की पेशन गोई पहले से मौजूद है। हदीस मुबारका में आता है कि जब दज्जाल दुनिया के सामने आएगा तो अस्फहान शहर से 70,000 यहूदी इसका साथ देंगे और बाकी दुनिया का चक्कर लगाकर वो खुदाई का दावा करेगा, सिवाय मक्का और मदीना के, और ये काम वो सिर्फ 40 दिनों के अंदर करेगा। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस जगह पर दज्जाल को कैद के अंदर देखा था, जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ देखा था, वो हमारी दुनिया की जगह तो थी लेकिन इस दुनिया की डायमेंशन नहीं थी। इसको आसान अल्फाज के अंदर ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पर जिन्नात हमारे साथ इसी दुनिया के अंदर रहते हैं लेकिन अलग डायमेंशन के अंदर। उसी डायमेंशन में रहते हुए वो हम इंसानों को देख सकते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते। और बिल्कुल यही मामला दज्जाल का है कि अगर वो हमारे सामने भी मौजूद होगा तो वो हमें देख सकता है, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो अलग डायमेंशन के अंदर मौजूद है। पर कुछ बेवकूफ़ लोगों को ये लगता है कि अगर वो इसकी लोकेशन मालूम भी कर लेंगे तो इसको वहाँ पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। देखें, इस बात में कोई शक नहीं है कि आसमान से सैटेलाइट व्यू से देखने पर आपको ये इमेजेस या फेसेस नज़र आएंगे, लेकिन जैसे ही आप अर्थ व्यू या 3D व्यू के अंदर इसको देखेंगे तो सारी गेम ही बदल जाती है, क्योंकि अब आपको सिर्फ बर्फ़, पथरीले पहाड़, नदियाँ और वीराना नजर आएगा। ये सब चेहरे अचानक से गायब हो जाएंगे जहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, ना कोई स्टैचू है, ना कोई स्ट्रक्चर और ना कोई इनका नामो निशान। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जब सैटेलाइट व्यू के अंदर आसमान से बर्फ़ यानी ग्लेशियर्स और इस पहाड़ों के पैटर्न या इनकी शेप और इन पर पड़ने वाली रोशनी और नेचुरल शेप, ये सब चीज़ें मिलकर एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करती हैं, यानी नज़र का धोखा। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि इंसान का ब्रेन इस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर ना चाहते हुए भी चेहरे ढूंढने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अक्सर बादलों की इरेगुलर शेप के अंदर भी कई बार आपने कोई चेहरा या फिर कोई परिंदा वगैरह या फिर कोई रैंडम शेप इमेजिन की होंगी, या फिर आसमान से किसी बड़े स्ट्रक्चर को देखकर इसको हार्ट शेप के अंदर या फिर इंसानी चेहरे की तरह इमेजिन कर लिया होगा। मिसाल के तौर पर यूएसए के अंदर मौजूद ये ओल्ड मैन माउंटेन है, जहाँ पर नेचुरल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी शेप देता है जैसे बूढ़े शख्स का चेहरा हो। यह है ऑस्ट्रेलिया का कोरल रीफ जो कि हार्ट की शेप दिखाता है। और ज़मीन से बाहर इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है मार्स पर मौजूद ये फेसिस, जिसको साइडोनिया एरिया कहा जाता है। ये भी एक इल्यूजन है जो रियल में कुछ ऐसा दिखता है। बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पर साउथ अमेरिका के इस स्ट्रक्चर पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद और नीला टेक्सचर मिलकर और यहाँ पर क्रैक्स मिलकर एक अजीबोगरीब किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर ऊपर से बर्फ़ और यहाँ की काली चट्टानें, ये सब मिलकर एक अजीबोगरीब किस्म की सिमेट्रिक शेप बनाती हैं, जो सिर्फ आसमान से देखने पर कोई चेहरा या फिर कोई स्टैचू जैसी लुक्स देते हैं। और अगर इन पहाड़ों पर जिग जैग लाइंस और वेव पैटर्न भी मौजूद हों तो ये शेप्स मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। साइकोलॉजी में इंसान के दिमाग को इस तरह की चीज़ों के अंदर पैटर्न देखने की आदत को एक अलग टर्म के तौर पर पहचाना जाता है, जिसको पेरिडोलिया कहते हैं। इस टर्म के मुताबिक हमारा दिमाग इस काम के लिए बायोलॉजिकली तौर पर ट्रेंड होता है, इसके बस में नहीं होता खुद को इन चीज़ों से रोकना। टेरा डेल फ्यूगो साउथ अमेरिका का आखिरी किनारा है जो कि चिली और अर्जेंटीना मुल्क के अंदर तकसीम है।
ये दुनिया के सबसे ठंडे तरीन और तेज़ हवाओं वाले बर्फानी इलाकों के अंदर शुमार होता है, जहाँ पर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जहाँ पर टेम्परेचर माइनस के अंदर रहता है। आसमान से देखें तो ये इलाका इतना वीरान और डरावना है कि इसको देख कर ही वहशत आती है। पर फिर भी ये दोनों मुल्क इस इलाके पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते रहे हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसकी सबसे अहम वजह है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। मतलब ये वाला समुद्री रास्ता जो कि साउथ अमेरिका के तकरीबन एंड पर मौजूद है और पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ देता है। साल 1500 की दहाई के शुरू से लेकर 1900 की दहाई तक ये दुनिया का सबसे महफूज कुदरती समुद्री रास्ता था, जो कि तकरीबन 70% तक यूरोप से एशिया जाने वाले समुद्री जहाज़ों को इसी रास्ते से गुजरने का रास्ता दिया करता। अब इसी किनारे के थोड़ा सा आगे जाएं तो आप देखेंगे कि इसके आगे भी साउथ अमेरिका का किनारा मौजूद है, लेकिन यहाँ से कोई भी सेलर, कोई भी शिप यहाँ से गुजरना हमेशा इग्नोर करता था। और ये बिला वजह नहीं था, बल्कि साउथ अमेरिका के इस आखिरी किनारे को केप हॉर्न कहा जाता था और लोग इस जगह पर जाने से खौफ खाते थे, क्योंकि इस केप हॉर्न का समंदर दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर माना जाता है। क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े समंदरों का पानी आपस में मिलते हुए ऊंची लहरें, अचानक से तूफान, शदीद सर्द हवाएं, मजबूत समंदरी धाराएं पैदा करता है। और जब पुराने ज़माने के अंदर जब बड़े इंजन नहीं होते थे तो लकड़ियों के बने हुए बहरी जहाज यहाँ पर अक्सर डूब जाया करते, टूट जाया करते और महीनों फंसे रहते, और इसीलिए इस जगह का नाम शिप ग्रेवयार्ड या फिर जहाज़ों का कब्रिस्तान भी पड़ गया था। सो इन तमाम रुकावटों को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका ये रास्ता था जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, क्योंकि ये खुश्की के दरमियान मजबूत तरीन चैनल था। यहाँ पर समंदरी लहरें निस्बतन कम होती हैं, हवाएं कुछ कंट्रोल में रहती हैं, जहाज़ पहाड़ों के साए के अंदर चलते हैं। उस टाइम के अंदर अगर किसी मुल्क का इस पर कंट्रोल होता तो इसका मतलब ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड इसके हाथों के अंदर होती, समंदरी फौजी ताकत इसके पास होती और साउथ अमेरिका की दुनिया का गेट इसके कब्जे में होता। आप सभी लोग जानते हैं कि साल 1800 की दहाई के अंदर बरतानिया की नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी थी और वो चाहती थी कि इस इलाके को कब्जे में लेकर दुनिया की ट्रेड को, यानी साउथ अमेरिका की ट्रेड को वो कंट्रोल करे। और इसीलिए इन लोगों ने इस इलाके पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। इसकी एक वजह तो ये थी कि चिली ने बाद में यहाँ पर अपने लोगों को लाकर बसाया, मसलन पटना एरनास के अंदर, ताकि बरतानिया या कोई और ताकत कब्जा न कर सके। लेकिन फिर साल 1914 के अंदर इस रास्ते की अहमियत तब ख़त्म हो गई जब पैनामा कैनाल खुल गई, जो डायरेक्ट नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच शॉर्ट तरीन रास्ता था, यानी पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के अंदर दाखिल होने का। इस रास्ते की वजह से सफ़र हज़ारों किलोमीटर कम हो गया, आधा खर्चा हो गया और बहुत कम टाइम लगने लगा, और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन सिर्फ एक मुतबादिल रास्ते के तौर पर रह गया। टेरा दिल फ्यूगो का सबसे बड़ा जजीरा कहलाता है इस्ला ग्रैंडे। आज के टाइम में इसका मशरकी हिस्सा अर्जेंटाइन के पास है, जबकि इसका मगरबी हिस्सा चिली के पास है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और ये तकसीम हुई थी साल 1881 के मुआहदे से। जब ये दोनों मुल्क लड़ने के करीब थे तो बरतानिया ने धमकी दी कि अगर तुम दोनों ने जंग शुरू की तो हम इस इलाके पर कब्जा कर लेंगे। सो तब इस एग्रीमेंट ने वक्ती तौर पर इस लड़ाई को रोक दिया और बरतानिया की इसको हासिल करने की चाल नाकाम हो गई। लेकिन इन दोनों का असल झगड़ा बाद में साल 1978 के अंदर शुरू हुआ, जिसकी वजह थी बेगल चैनल। इस चैनल के अंदर 3 छोटे लेकिन इंतहाई अहम जजीरे हैं, जिनका नाम है पेक्टोन आइलैंड, लेनेक्स आइलैंड और नोवा आइलैंड। और यही 3 जजीरे इन दोनों मुल्कों को तकरीबन जंग तक ले गए थे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्यों? इसका जवाब यह है कि इन पर कब्जा करने का मतलब है कि साउथ अमेरिका के समंदरों पर कंट्रोल हासिल करना, यानी ये तय करना कि कौन से जहाज यहाँ से गुजरेंगे और चाहे तो दुश्मन के जहाज़ों को रोक लेना, अपनी नेवी को यानी बहरी फौज को मजबूत पोजीशन के अंदर रखना और अंटार्कटिका के अंदर जाने वाली सरगर्मियों पर नजर रखना। यानी आसान अल्फाज के अंदर वो साउथ अमेरिका की दुनिया का चौकीदार बन सकता है। दूसरी अहम वजह है अंटार्कटिका जाने का रास्ता मजबूत करना, क्योंकि अंटार्कटिका जाने का सबसे करीबी रास्ता इसी जगह पर मौजूद है, खास तौर पर अर्जेंटीना का शहर उशुआया। इस इलाके से समंदरी जहाज तकरीबन 1000 किलोमीटर का समंदर पार करके अंटार्कटिका पहुंच सकते हैं, और ये 1000 किलोमीटर का रास्ता कहलाता है ड्रेक पैसेज, जो कि दुनिया का खतरनाक तरीन समुद्री रास्ता है। और आप जानते हैं कि जिसके घर का दरवाजा बिल्कुल करीब हो, इसको सामने मौजूद किसी भी खजाने का हक भी हासिल हो जाता है। और यहीं पर आती है तीसरी अहम वजह, इस वीरान इलाके के तेल, गैस और फिशिंग जोन पर हक हासिल करना, यानी हर साहिली मुल्क को बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तकरीबन 200 नाटिकल माइल तक समंदर का खसूसी इकोनॉमिकल जोन मिलता है। इसका मतलब है कि इस इलाके के अंदर सिर्फ वही मुल्क मछली पकड़ सकता है, और अगर कोई और मुल्क यहाँ पर मछली पकड़ना चाहे या फिर कोई काम करना चाहे तो उसको इजाज़त लेना होगी। इस समंदरी हिस्से के वसाइल सिर्फ इसी मुल्क के पास होंगे। इसलिए आप देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क ऐसे वीरान जजीरों पर भी हक जताते हैं जो कि इनसे हज़ारों किलोमीटर दूर वीराने के अंदर हो, जिनकी कोई अहमियत ना हो, जहाँ पर कोई आबादी ना हो, सिर्फ इस हक को पाने के लिए।
फिर चौथी वजह है यहाँ पर अपनी बहरी ताकत को बढ़ाना, यानी वहाँ पर जंगी जहाज खड़े करना, अपनी सबमरीन को छुपाना, दुश्मन के जहाज़ों पर नजर रखना और अगर जरूरत पड़े तो इस रास्ते को बंद भी कर सकता है। अपनी नेवी को फ्रंट पोजीशन के अंदर लेकर आ सकता है, यानी समंदर के अंदर लड़ने और कंट्रोल रखने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बात बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ जमीन नहीं थी बल्कि फ्यूचर पावर थी और इसीलिए 1978 के अंदर दोनों मुल्कों की फौजें तैयार खड़ी थी। जंग तकरीबन शुरू हो चुकी थी, लेकिन आखिरी लम्हे के अंदर वेटिकन मेडिटेशन के जरिए ये मामला रुक गया और आखिरकार 1984 के अंदर ये मुआहदा हुआ और ये तीनों जजीरे चिली को मिल गए, जबकि अर्जेंटीना को समंदरी हकूक दे दिए गए और इस तरह से ये जंग टल गई। सो टेरा दिल फेगो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना यहाँ पर कोई ज़्यादा आबादी है, ना कोई रोड है, ना कोई सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर कई बार साइंटिफिक सर्वे भी हो चुके हैं। सो सोशल मीडिया की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करने की बजाय खुद की रिसर्च करें। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।